कि राष्ट्रपति के संबंध में जब हम बातचीत करेंगे, इसका तात्पर्य है कि देयर विल बी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कौन होगा कौन नहीं होगा इससे तात्पर्य नहीं है, बल्कि कल्पना ये की गई है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। अब उस पद, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की, और संसदीय शासन प्रणाली जो है वो दो प्रकार की कार्यपालिकाओं की मांग करती है। एक वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तव में संविधान प्रदत्त या कार्यपालिका को जो शक्तियां मिलती है उसका उपयोग करती है, और ये संसदीय लोकतांत्रिक जो देश है उसमें प्रधानमंत्री या संचालक या उसका प्रॉक्टर या उसका कहते हैं प्रोपराइटर जो है उसको सत्ता दी जाती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत में ये सत्ता मंत्रिपरिषद को दी गई है, और इसको हम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो सिरमौर है, जो संचालक है वो प्रधानमंत्री है, उसका निर्माता, उसका संघारक और उसको बनाने वाला। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता मंत्रिपरिषद को न मिलकर के प्रधानमंत्री को मिली हुई है। प्रत्यक्ष कहा जाए तो ये कहा जाए कि साहब मंत्रिपरिषद को सत्ता दी गई है, और साथ ही ये वास्तविक कार्यपालिका की बात है। संसदीय शासन प्रणाली में इसके अतिरिक्त या इस कार्यपालिका के कामों को सुलभ कराने के लिए या उनको संचालन करने के लिए नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन जो कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक देश है, वहाँ पर ये जो सत्ता है नाम मात्र की वो वहाँ के राजा को दी गई है। और ऐसे अनेक देश हैं जहाँ पर राजतंत्र है या जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ पर कहते हैं कि किसी राष्ट्रपति को दी गई है या शासनाध्यक्ष को दी गई है या राज्याध्यक्ष को दी गई है। अब तात्पर्य होता है कि भारतीय जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, और कल्पना ये की गई है कि इसका नाम तो अमेरिकन राष्ट्रपति के हिसाब से होगा, क्योंकि अमेरिकन जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो शासनाध्यक्ष होता है वही राष्ट्राध्यक्ष होता है, अर्थात वही नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका होती है और वही वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारत में राज्याध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति है, अर्थात वो नाम मात्र कार्यपालिका है, और शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, अर्थात वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये जो कार्यपालिका है, तो हमने जब संसदीय शासन प्रणाली अपनाई और संसदीय शासन प्रणाली का जब ये अपना प्रावधान रखा, तो स्वाभाविक रूप से ये बात आई कि साहब ब्रिटेन में तो राजा को नाम मात्र कार्यपालिका दी गई है, कार्यपालिका सत्ता दी गई है, तो भारत में किसे दी जाए? तो भारत में दी जाए तो भारत में ये बड़ी बात आई कि साहब कहते हैं कि राष्ट्रपति को सत्ता दी जाए। क्यों? क्योंकि उससे पहले राष्ट्रपति नहीं होता था। जब ब्रिटिश भारत था तो गवर्नर जनरल होता था या वायसराय जिसको कहते थे, और गवर्नर जनरल सभी शक्तियों का उपयोग करता था, वो वास्तविक कार्यपालिका होती थी। और चूंकि अब संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जा रही है तो वास्तविक कार्यपालिका या गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी वो चली गई प्रधानमंत्री के पास, और अब उस प्रधानमंत्री को नेतृत्व प्रदान करने के लिए या उसके नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति की कल्पना की गई। तो गवर्नर जनरल जो था वास्तव में वो शक्तिहीन होकर के राष्ट्रपति बन गया। भारत में शक्तिहीन होकर के वो क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। और जो गवर्नर जनरल था वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास चली गई। तो इस प्रकार से जो भारत है जिसमें संवैधानिक शासन प्रणाली अपनाई गई है, उस संवैधानिक शासन प्रणाली में इस राष्ट्रपति शब्द का नामकरण हमने अमेरिकन संविधान पर किया है, लेकिन उसको अमेरिकन संविधान की भांति वास्तविक शक्तियां उपलब्ध नहीं कराई है, बल्कि हमने इंग्लैंड के राजा या ब्रिटेन के जो राजा है
जिसको हम क्राउन कहते हैं, उस क्राउन की भांति उसको नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां दी गई है। जिस प्रकार से ये जो राष्ट्रपति नामकरण और नाम मात्र की कार्यपालिका, ये दो प्रकार की चीजों को हमने यहाँ पे मिला के पेश किया है। और आर्टिकल 53 जो वास्तविक कार्यपालिका की ओर व्यक्त करता है। अब आर्टिकल 52 में तो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग में ला सकेगा। स्वयं का मतलब है कि कुछ शक्तियां, क्योंकि हमने अमेरिकन संविधान की बात की है, हमने अमेरिकन शासनाध्यक्ष की भांति राष्ट्रपति का चुनाव किया है, उसका नामकरण किया है, तो कुछ शक्तियां हम आगे चर्चा करेंगे समझ में कि कुछ शक्तियां जो है वो अमेरिकन संविधान की भांति राष्ट्रपति को दी गई है। पूरी की पूरी शक्तियां संघ की कार्यपालिका को या नाम वास्तविक कार्यपालिका को या मंत्रिपरिषद को नहीं दी गई है, बल्कि कुछ मात्रा में शक्तियां राष्ट्रपति को भी दी गई है। इसलिए भारतीय राज्याध्यक्ष का राष्ट्रपति नामकरण किया जाना समीचीन था और उसका इसीलिए इस नामकरण किया गया है। हमने ब्रिटिश लेगेसी को या ब्रिटेन की जो विरासत है उसके अनुसार, चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई जानी थी, इसलिए हमने राजा का प्रावधान नहीं रखा, बल्कि लिए हम इसको गणतंत्रात्मक पद्धति अपनाते हुए प्रथम नागरिक के रूप में, जो प्रथम नागरिक है, जो सर्वोच्च नागरिक कमांडर है या जो सर्वोच्च सैनिक कमांडर है, उसके हमने राष्ट्रपति के रूप में कल्पना की है। इसीलिए भारत में राष्ट्रपति के नामकरण का नामकरण अमेरिका की भांति किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति के लिए विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया। जो योग्यता रखी गई है वो बहुत ही सामान्य प्रकार की योग्यता है। पहली बात तो यह है कि वो भारत का नागरिक हो। अमेरिकन संविधान में व्यवस्था है कि वहाँ का जो जन्मजात नागरिक होगा, जो वहाँ ही जन्म हुआ है, वही व्यक्ति क्या होगा, वहाँ का राष्ट्रपति होगा। इस प्रकार की कड़ी शर्त या प्रावधान हमने नहीं किया है, बल्कि हमने ये कहा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ये नागरिकता उसको जन्म के आधार पर मिली है, या उसने अर्जित नागरिकता प्राप्त की है, या उसने विशेष कार्यों से भारत में रहकर के नागरिकता प्राप्त की है, तो उस प्रकार से किसी भी प्रकार की नागरिकता हो तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उससे इंडियन सिटीजनशिप उसके पास में होनी चाहिए और वो इस बात का दावा करता हो कि वो अनंत समय तक, जब तक उसकी इच्छा होगी, वो भारत में निवास करने का साक्षी रहेगा और वो उसका कहते हैं कि विचार रखता है। और यही भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिक किस व्यक्ति को माना जाता है, तो भारतीय नागरिक प्राय उस व्यक्ति को माना जाता है जो ये दावा करता है या घोषणा करता है कि मैं भारत में अनंत समय तक के लिए, जब तक मेरी इच्छा है तब तक रहूंगा और मैं इस देश को नहीं छोड़ूंगा, तो भारतीय नागरिकता उसको दी जाती है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के लिए भारतीय नागरिकता होना अनिवार्य है। दूसरी बात ये रखी गई है कि वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। अर्थात 35 वर्ष की आयु रखने के पीछे संविधान सभा में इस बात की बहस हुई और ये बहस के पश्चात निर्णय किया गया कि एक प्रौढ़ व्यक्ति, न कि युवा, प्रौढ़ व्यक्ति जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की समझ रखता है, उनको वास्तविक परिप्रेक्ष्य में और सही दृष्टिकोणों में समझने की दृष्टि रखता है। इसीलिए उसको प्रौढ़ व्यक्ति को, प्रौढ़ता के लिए हमने 35 वर्ष की आयु रखी है। तो भारतीय राष्ट्रपति के लिए प्रौढ़ व्यक्ति को रखा गया, युवा व्यक्ति को नहीं रखा गया है। दूसरा है कि इसके लिए बहुत अधिक आयु भी, जैसे हमने नहीं रखा प्रावधान कि साहब 50 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, या ये भी निर्धारित नहीं किया गया कि साहब 50 वर्ष से अधिक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सकता, या 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो उम्र का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। ऊपरी सीमा के लिए हमने प्रावधान नहीं रखा है। और स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि व्यक्ति की उम्र के साथ में उसका अनुभव बढ़ता रहता है, उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। हाँ, उसमें विस्मरण शक्ति हो सकती है,
कुछ उसके कहते कि शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती है, लेकिन उसमें समझ और अनुभव बढ़ जाता है। इसलिए हमने ऊपरी सीमा का प्रावधान नहीं रखा है। ये रखा है कि न्यूनतम एक आयु होनी चाहिए, और वो हमने प्रौढ़ आयु को रखा है। क्यों? क्योंकि युवा व्यक्ति में जोश अधिक होता है, समझ थोड़ी कम ही मानी जा सकती है। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन उसमें समझ, क्योंकि अनुभव के साथ आती है समझ, इसलिए भारतीय राष्ट्रपति के लिए जो नागरिकता है वो रखी गई है। और साथ ही वो रखा गया कि 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, एक सामान्य सोचने समझने वाला व्यक्ति हो। कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। अगर भारत में कोई अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनना चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है। क्यों? क्योंकि योग्यता है वो शिक्षा से नहीं मापी जाती है। योग्यता उसके कर्मों से, उसके व्यक्तित्व से, और साथ ही उसके जो विवेचनीय या जो विचारवान, जो उसके कहते हैं कि मूल्य हैं, जो उसकी योग्यता है, जो क्षमता जो प्रदर्शित करता है, उससे रखी जाती है। अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत सारी समझ रख सकता है, और बहुत अधिक मात्रा में वह पढ़े लिखे व्यक्तियों से योग्यता रख सकता है। तो ये हम संभावना नहीं रखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता हो। साथ ही लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी राष्ट्रपति जो बने हैं वो उच्च कोटि के विद्वान, बहुत पढ़े लिखे और लर्नर्ड व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। और इसी कारण से कि हमने कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी कि वो BA हो, MA हो, 10वीं क्लास पास हो, उसमें सामान्य गति की, हमने ये कल्पना की है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो शैक्षणिक रूप से समर्थ तो होगा ही। इसलिए अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो उच्च कोटि के विद्वान बने हैं। अनपढ़ व्यक्ति तो बनने की संभावना ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो उसके। फिर ये कल्पना की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद से का अंग होता है, और संसद से मैं ऊपर तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका अंग होने के कारण से राज्यसभा और लोकसभा की निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इतनी चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी, बल्कि लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष होता है, और जनतंत्र के इसमें शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष होता है और जनता के द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति जो चुने व्यक्ति तो कम से कम ऐसा तो हो कि वो लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के निर्वाचन के लिए योग्यता 25 साल है, और हमने पहले ही जो आयु सीमा वो 35 वर्ष कर रखी है यहाँ पर। तो 35 वर्ष का जो व्यक्ति है वो प्रौढ़ व्यक्ति है, वही राष्ट्रपति बनेगा। 25 साल के व्यक्ति जो योग्यता रखता हो, चाहे लोकसभा के सदस्य बनने की, वो उसमें नहीं भाग ले सकता। हाँ, कि उसका इतना राजनीतिक कद हो, उसकी राजनीतिक समझ हो, और साथ ही वह एक सामान्य सोच समझ वाला व्यक्ति हो जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वो उसमें रखी गई है। साथ ही अन्य कुछ, जैसे मान लीजिए कि 3 मुख्य ये योग्यताएं थी। इसके अलावा अब अन्य योग्यताएं आजकल इस प्रकार से की जा रही है कि वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी आया है पिछले समय पर। लाभ का पद यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय किसी तंत्र के अधीन राष्ट्रपति जो है वो वेतनिक जो व्यक्ति है उसके रूप में कार्यरत ना हो, ऐसा व्यक्ति। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री, संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य, या अन्य कोई पद जिसमें वेतन न मिलकर के मानदेय मिलता हो, वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी को प्राय लाभ पद पर माना जाता है। अनुबंध के आधार पर विभिन्न कंपनियों के अधीन काम करने वाले व्यक्ति लाभ के पद पर माने जाते हैं। तो इसलिए लाभ के पद की जब बात आती है तो उसमें वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, और अन्य कोई स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, चेयरमैन जो मानदेय लेता हो, जो वेतन नहीं लेता हो, वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपने आप को घोषित कर सकता है, उसके चुनाव में खड़ा हो सकता है। एक सामान्य सी कल्पना की गई है
कि वो मानसिक विकृति और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की बात है, भारत के प्रथम नागरिक की बात है, तो ये कल्पना तो की जा सकती है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कम से कम ऐसा व्यक्ति हो जो मानसिक रूप से विकृत नहीं हो, जिसको पागल घोषित नहीं किया गया हो, जो दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, जिसको बैंकरप्ट घोषित नहीं किया गया हो। तो मानसिक और शारीरिक और साथ में आर्थिक रूप से वो सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, जो अपना भरण पोषण कर पाता हो और जो अपनी सामान्य समझ रखता हो। अब ये जो योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं के साथ में वर्तमान में चूँकि योग्यताएं बहुत अत्यल्प हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। और मैं एक नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए। काका जोगेंद्र सिंह धरती पकड़ ने, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी की। पार्षद, स्थानीय निकाय के चुनाव, मेयर के चुनाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव, संसद के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव, इन सब में काका जोगेंद्र सिंह ने निर्वाचन के रूप में अपनी दावेदारी रखी। इस कारण से भारत के राष्ट्रपति के जब निर्वाचन की बात की जाती है तो वर्तमान में ये तय किया गया कि अब ये संवैधानिक संशोधन भी कर दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा वो उसके निर्वाचक मंडल एक हम आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो भारतीय निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य उसके, चाहे वो संसद सदस्य हो चाहे वो एमएलए हो। तो ये जो निर्वाचित व्यक्ति है, निर्वाचन जनप्रतिनिधि है, वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ऐसे व्यक्ति 50 व्यक्ति जो है वो उसके नाम का अनुमोदन करें और 50 ही व्यक्ति उसके नाम का समर्थन करें और साथ में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा कराई जाए, तब राष्ट्रपति का नामांकन किया जा सकता है। क्योंकि जो गैर का तात्पर्य है कि जो बहुत रुचिकर नहीं हो या जो बहुत कहते हैं कि संवेदनशील तो नहीं कह सकते, मतलब जो सेंसिटिव कैंडिडेट नहीं हो, जो बहुत ही कहते हैं कि अपने आप को दावेदार रखता और इस प्रकार की योग्यताएं पूरी नहीं करता हो, वो चुनाव में भाग नहीं ले और अनावश्यक राष्ट्रपति के निर्वाचन को राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाए, इसलिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो अत्यल्प हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है उसके लिए अब जो प्रावधान है वो 15,000 की जमानत और 50 व्यक्ति द्वारा अनुमोदन और 50 निर्वाचक सदस्यों के द्वारा उसका समर्थन किया जाना इस पद को बहुत न केवल बहुत महत्वपूर्ण बनाता है बल्कि जो गंभीर उम्मीदवार नहीं है उनको राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोकता भी है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का आकलन किया गया है, व्यवस्था की गई है। अब बात आती है कि साहब राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष किया, अमेरिका में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अब ये कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, ये गलतफहमी है। जिस प्रकार का निर्वाचक मंडल अमेरिका के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए बनाया जाता है, ऐसा ही निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति के लिए भी बनाया जाता है। हमने अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया है, नाम अपनाया है, पद्धति भी अपनाई है। और इस पद्धति के अनुसार यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल के लिए वहाँ चुनाव होते हैं। वर्तमान में वहाँ पर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव चल रहे हैं,
और उस निर्वाचक मंडल में मैं अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ ताकि भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को समझना आसान होगा। वहाँ जो 50 राज्य हैं, उस 50 राज्यों को निर्वाचक मंडलों के क्षेत्र में बांटा जाता है। किसी राज्य में निर्वाचक मंडलों की संख्या कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है। और वो जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन होगा। जैसे अपने यहाँ पर विधायक और सांसद का निर्वाचन होता है, वैसे ही निर्वाचन होता है। वहाँ पर मतपत्र डाले जाएंगे और वो अपने निर्वाचक मंडल का चुनाव करेंगे। अब उस निर्वाचक मंडल के मेंबर जो चुने जाएंगे वो फिर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो वहाँ पर वर्तमान में क्योंकि वहाँ पर दो दलीय प्रणाली है, तो जो रिपब्लिकन जो उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए चुनाव करेंगे, और जो डेमोक्रेटिक है वो जो बाइडेन का चुनाव करेंगे। अब वहाँ की निर्वाचक मंडल की एक विशेषता यह है कि जैसे मैं मान ली बात करूं कि न्यूयॉर्क जो है एक राज्य है, और उस न्यूयॉर्क में उस राज्य में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन होना है। ठीक है। अब उस 15 निर्वाचन सदस्यों का चुनाव होता है, और इस 15 निर्वाचक सदस्यों में ये माना जाता है कि 7 जो सदस्य हैं वो चुन करके आए हैं रिपब्लिकन पार्टी से, और 8 निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो चुन के आए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली ये कहती है कि वो जो 15 के 15 जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं जो न्यूयॉर्क से जीते जाने हैं, अगर उसमें 7 रिपब्लिकन से हैं और 8 डेमोक्रेटिक से हैं, तो वो 15 की 15 सीटें डेमोक्रेटिक की जीती हुई मानी जाती है। अर्थात जिस दल का बहुमत राज्य में मिलेगा उस राज्य के निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य उसी दल के चुने माने जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रणाली नहीं अपनाई। हमने निर्वाचक मंडल लिया, हमने जो दूसरी बात महत्वपूर्ण वो की कि इस निर्वाचक मंडल में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति चुनाव नहीं करवाए, बल्कि एक स्थायी निर्वाचक मंडल के लिए हमने एक निर्वाचन मंडल की कल्पना की। और जिस प्रकार से अमेरिका में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन होता है जनता द्वारा, उसी प्रकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का हमने उपयोग किया। और भारत में निर्वाचक मंडल के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए हमने निर्वाचित संसद सदस्य और निर्वाचित विधायक दोनों का उपयोग किया, और इस प्रकार से एक निर्वाचक मंडल की कल्पना की। साथ ही अब चूंकि संघीय शासन प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उन यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा होने लगी, तो उनके सदस्यों को भी हमने इसमें शामिल किया। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, और इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित क्षेत्र के जो विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, और वो स्थायी निर्वाचक मंडल होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए चाहे प्रतिवर्ष चुनाव हो, चाहे 6 महीने में चुनाव हो, हमें पुनः बार बार चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होगा तब प्रत्येक बार एक निर्वाचक मंडल के लिए चुनाव किए जाएंगे, और उसके अनुसार इसका कहते हैं कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। वहाँ एक व्यवस्था और है। वहाँ व्यवस्था ये है कि अगर वहाँ का निर्वाचक मंडल फेल हो जाए तो वहाँ की जो संसद है, कांग्रेस है, वो राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो हमने उसकी दूसरी बात पकड़ी। हमने दूसरी बात क्या पकड़ी कि वहाँ की कांग्रेस अर्थात प्रतिनिधि सभा और सीनेट, 345 प्रतिनिधि सभा और 100 सदस्य सीनेट, तो इस प्रकार से 445 मिलकर के अगर निर्वाचन कर सकते हैं जब वहाँ का निर्वाचक मंडल फेल हो जाए तो।
या बराबर मतदान आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भारत में ये पहले ही तय कर लिया गया कि जो निर्वाचित संसद सदस्य हैं, जो विधानसभा सदस्य हैं, उनका उपयोग करके एक स्थायी निर्वाचक मंडल की कल्पना की जाए। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा और साथ ही वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन एक स्थायी निर्वाचक मंडल जिसमें संसद के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा। फिर हमने इस निर्वाचक मंडल के साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रयोग और किया है, वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि हमारे निर्वाचक मंडल में संसद सदस्य भी हैं, विधानसभा सदस्य भी। तो क्या दोनों की वोट की कीमत या दोनों की वोट का मूल्य बराबर माना जाए? ये तो गलत है। एक सांसद जहां से निर्वाचित होता है वहां से 5 से 7 व्यक्ति विधानसभा के निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए एक सांसद की वोट की कीमत विधानसभा के सदस्य के बराबर नहीं की जा सकती। या विधानसभा जो 1/6, 1/3 या 1/5 एरिया से खड़ा होता है सांसद के संसदीय क्षेत्र के, उसकी कीमत सांसद की कीमत के बराबर नहीं रखी जानी चाहिए। इसलिए हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई, अर्थात प्रत्येक निर्वाचक जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा उसके वोट की कीमत अलग अलग होगी। तो हमने एक तरीका अपनाया और तरीका ये अपनाया कि पहले हम, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला देने का, मैं फार्मूला दे भी सकता हूँ, आगे हम जब चर्चा करेंगे तब उसमें देंगे फार्मूला, कि सबसे पहले हम विधायक प्रत्येक राज्य जो है उसके प्रत्येक राज्य के प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक की हम वोट की कीमत निकालेंगे। उसमें सूत्र ये काम करता है कि उस राज्य की जनसंख्या में वहाँ जितना विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्य उनका भाग देते हैं और साथ ही उसको और छोटा बनाने के लिए 1000 से और भाग देते हैं ताकि एक विधायक की वोट की कीमत आ जाए। दूसरा, जब सभी राज्यों के विधायकों की वोट की कीमत आ जाती है तो चूंकि संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पूरे राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या को जोड़ करके, उनके मत मूल्यों को जोड़ करके निर्वाचित सांसदों की संख्या का भाग देते हैं ताकि एक संसद सदस्य की वोट की कीमत निकाली जा सके। फिर और हमने एक बात की है, हमने बात ये की है कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा, वो जो राष्ट्रपति होगा उसके पास में स्पष्ट बहुमत होना चाहिए। इसलिए हमने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक न्यूनतम कोटा फिक्स किया, अर्थात जितने मत मूल्य हैं सांसद और विधायकों के, उन मत मूल्यों में खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या का भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 सदस्य खड़े होते हैं तो 25% वोट और साथ में +1। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर 4 सदस्य खड़े होते हैं तो 25% वोट के साथ में 1 वोट और, अर्थात 25% +1 वोट, ये न्यूनतम कोटा है, वो उसको प्राप्त करना होगा। वही व्यक्ति कहते हैं कि चुनाव जो है तब इसको स्पष्ट बहुमत माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम कोटा उसको मिलना चाहिए, तब वो कैंडिडेचर उसकी मानी जाएगी। और इसलिए न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उसको स्पष्ट बहुमत मिले। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव को हमने एक विलक्षण, इसमें हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति काम ली है। हमने इसके लिए कहते हैं कि एक निर्वाचक मंडल की कल्पना की है, साथ ही निर्वाचक मंडल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है। और आगे हम चर्चा करेंगे एकल संक्रमणीय मत, जिससे एक समय में एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन किया जाता है, वो हमने राष्ट्रपति में काम ली है, ताकि अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत का मतलब है कि 50+1 वोट, तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तब तक हम वोटों को ट्रांसफर करके उसकी गिनती करेंगे और राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे।
तो हमने इसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई है, ताकि हमारा राष्ट्रपति स्पष्ट बहुमत के साथ में 50+1 वोट, 50% प्लस 1 वोट उसको मिला हो, तब वो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। हम जिन सदस्यों को कम वोट मिलते हैं, न्यूनतम वोट मिलते हैं, उनके मतों को हटा करके अगले सदस्यों में बांटते जाते हैं और इस प्रकार से स्पष्ट बहुमत 50% प्लस 1 वोट के जो पाने वाला वोट है, उस राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद और उसका निर्वाचन भारतीय संविधान में अनूठी व्यवस्था है और इस अनूठी व्यवस्था के कारण से भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो न केवल रोचक है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जो देश को नेतृत्व प्रदान करता है और जो कार्यपालिका प्रमुख है। आगे के व्याख्यानों में हम राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसकी क्या योग्यताएं हैं और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।